सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में और देखेंगे सबसे पहले बेसल वन नॉर्म्स को। जो बेसल वन नॉर्म्स हैं वो 1988 में इंट्रोड्यूस करे गए थे बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा। ठीक है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने 1988 में एक कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम निकाला था जिसको कहा जाता है बेसल कैपिटल अकॉर्ड, एंड अल्टीमेटली यही चलकर बना बेसल वन। बेसल वन में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बस आप इतना समझ जाओ, बेसल वन में जो बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने जो एक रिकमेंडेशंस दी थी उस पर उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करा था और वो था क्रेडिट रिस्क। अब मैं सबसे पहले आपको क्रेडिट रिस्क समझाता हूँ कि क्या होता है। जब एक ही चीज़ पे फोकस करा गया था तो इस चीज़ का मतलब भी तो हमें पता होना चाहिए। बैंकों के लिए सबसे बड़ी बात तो आप पहले मुझे ये बताइए कि क्रेडिट क्या होता है। बैंकों के लिए क्रेडिट होता है उनका एसेट, राइट? और वो उनका एसेट किस फॉर्म में होता है? लोन देने की फॉर्म में। अब क्रेडिट रिस्क क्या है? याद है अभी प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको क्या बोला था कि वाई बेसल नॉर्म्स से, जब मैं आपको टॉपिक समझा रहा था, हर एक सर्कुलेट करे गए लोन के साथ किसी ना किसी प्रकार का रिस्क इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है? कभी किसी से पैसा देर में आ रहा है, कभी जल्दी आ रहा है, कभी कुछ कोविड जैसी प्राकृतिक आपदा आ गई या कुछ भी ऐसा अगर ऐसा हो गया तो क्या करा जाए, है ना? अब क्रेडिट रिस्क क्या दिखाता है? क्रेडिट रिस्क सबसे बड़ी बात आप याद रखना, ये एक प्रकार की दोस्तों पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि ये रिस्क हो सकता है, हुआ नहीं है अभी, मार्क माय वर्ड्स, हो सकता है। इट शोज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस किस वजह से? कि कल को ये हो सकता है जो बोरर ऑफ अ लोन है वो फेल कर जाए to repay a loan or to meet contractual obligation। अब एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होती है? कि आप हमें हमारे दिए हुए पैसे तो वापस करोगे ही करोगे, वो हमारे पास आ ही जाने चाहिए, एक बार में नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आ जाने चाहिए जितने दिए थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या आना चाहिए? इंटरेस्ट। ठीक है, इसने क्रेडिट रिस्क पे फोकस करा था बेसल वन नॉर्म्स, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क पे और किसी चीज़ पे नहीं। कि सबसे पहले तो आप लोग, इसने सेंट्रल बैंकों को बोला, 45 जो इसके मेंबर्स हैं, कि आप लोग सबसे पहले अपने देशों में एक एक बैंक के पास जाकर ये पता लगाओ या उनको बुलवाओ कैसे भी करके कि वो अपना क्रेडिट रिस्क आपसे शेयर करें। कौन कौन से जो लोन उनके द्वारा सर्कुलेट करे गए हैं, बैंकों को ऐसे कौन कौन से लोन पर शंका है, डाउट है कि ये वापस नहीं आने वाले, या यहाँ पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ब्याज तो छोड़ो, मूल रकम भी घाटे में जा सकती है, अटकी रह सकती है। सामने वाले की कंपनी का जिसने लोन लिया हो सकता है उसका दिवालिया घोषित हो गया हो, वो भाग गया हो, पैसा नहीं दे रहा हो, जो भी है, ऐसे क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करो।
अब अगर क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया गया तो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन को कुछ इसलिए तो बनी नहीं थी कि सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उसको मिटिगेट भी तो करना है ना उस लॉस को। और याद है इसका पूरा का पूरा एक सोल पर्पस क्या था, एक बोलवर्क क्रिएट करना, किसके लिए, कि जो आपको लगता है लॉस है उसके सामने उतने ही बड़ी पैसों की दीवार खड़ी कर दो। राइट, ऐसा है कि नहीं है बताओ? यही देखा गया था ना कि बैंकों के पास बेसिकली सामने कोई सिक्योरिटी नहीं है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन रिकवरी, और वो सिक्योरिटी क्या है, वो बोलवर्क है, वो दीवार है। रिस्क ऑफ नॉन रिकवरी क्या है, यही क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क है एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ नॉन रिकवरी। ऑफ लेंडेड लोन अमाउंट। अब जब क्रेडिट रिस्क है तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ चीज ऐसी भी तो होनी चाहिए ना, एक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी रखी गई इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, और यही तो इसका पूरे का पूरा मकसद था। एक ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना जो कि प्रिस्क्राइब करे एसेट्स टू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। एसएलआर देखो बेसिकली क्या है कि वो खुद के सामने रखना पड़ रहा है, वो आरबीआई बेसिकली चेंज करता रहता है। ये बनकर आए हैं बेसल की साइड से, ये जितना बोल दिया गया ना, जब तक अगले नॉर्म्स नहीं आते तब तक ये उतना ही रखा जाएगा। अब डिफरेंस नहीं है, ये एड ऑन है एक्चुअली, कि एसएलआर के अलावा अब आपको ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर बेसल नॉर्म्स भी रखने पड़ेंगे। और कभी कभार हमारे देश में तो ऐसा होता है बैंकों की बैंकों के पास भाई इतनी वो नहीं होती है कि वो इतने समर्थ नहीं होते हैं कि वो एसएलआर को भी अलग से मेंटेन करके चलें। बाहर क्या तुम ये अपने आप टहलाए जाकर स्विट्जरलैंड और वहाँ से एक बेसल नॉर्म उठाकर ले आए, इनको भी मान ले। ये जर्नली जो हमारे देश में फॉलो करे जाते हैं ये एसएलआर की फॉर्म में क्या रह जाते हैं। बैंक ये बोल देता है मिनिमम इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको रखना ही पड़ेगा, और ये बैलेंस शीट के अंदर फिर आरबीआई चेक करता है टाइम टू टाइम। आरबीआई बोल देता है बैंकों को। ठीक है, आरबीआई बाउंड नहीं है, आरबीआई वो है एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है। वो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को सफर नहीं करवाना चाह रहा, वो ऐसा कुछ भी नहीं करवाना चाह रहा, इसलिए मतलब बेसिकली वो खुद जाकर वहां पर साइन वाइन कर आया। तो इट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आपके रिस्क वेटेड एसेट्स है ना बैंकों के, बेसल नॉर्म्स में बोला गया, बेसल नॉर्म्स में बोला गया सारे सेंट्रल बैंकों को, उनके गवर्नर को, कि आप अपने देश में अलग अलग बैंकों के पास जाकर जब आप उनका क्रेडिट रिस्क देख लो, उस क्रेडिट रिस्क के सामने ये देखना कि जितने भी रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उन रिस्क वेटेड एसेट्स, अब रिस्क वेटेड एसेट्स कौन से हो गए, जो अभी बैंकों ने लोन के तौर पर पैसा सर्कुलेट कर कर दे रखा है और बैंकों के लग रहा है देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ लेंडेड लोन अमाउंट। वही तो हुआ ना रिस्क वेटेड एसेट के, नहीं बताओ? सर्कुलेटेड लोन्स ही हुए ना बैंकों के रिस्क वेटेड एसेट, क्या और कुछ हुआ? कि बैंक के गवर्नर की बीवी का कोई मंगलसूत्र लेकर भाग गया, वो हुआ रिस्क वेटेड एसेट। लेंडेड लोन अमाउंट जिसपे बैंकों को डर लग रहा है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन रिकवरी, तो उन्होंने बोला जितना इसकी कैलकुलेशन निकले ना उसके सामने 8% की दीवार खड़ी कर रहा दो।
अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही कम नहीं है। अरे भाई वो लग रहा है ना कि लॉस में चला जाएगा, ज़रूरी थोड़ी ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वो लगता है। ये कीवर्ड मत भूलना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सिर्फ एक अनुमान जताया जा रहा है। उसके सामने जितने भी रिस्क वेटेड एसेट जो हैं, मान लो कि आपको ऐसा लगता है 1000 करोड़ हमारे दाव पर लगे हुए हैं, इसकी रिकवरी होना पॉसिबल है, तो 1000 करोड़ का 8% क्या हुआ? अरे 800 कितना हुआ? 8 करोड़ हुआ, 80 करोड़ यार। इतना रख लो अलग से कैपिटल, और इस कैपिटल को तुम क्या नहीं कर सकते हो? लैंड नहीं कर सकते, लोन के तौर पर नहीं दे सकते। वेरी गुड। इंडिया ने ये वाली चीज, मतलब ये बेसल ने प्रिस्क्राइब करी थी अभी बैंकों के लिए, अब भारत ने कैसे अडॉप्ट करी इसको? भारत ने बोला यस बेसेबल नॉर्म्स आर गुड, इतना तो हम करवा सकते हैं बैंकों को बोलकर। तो इंडिया अडॉप्टेड बेसेबल नॉर्म्स 1988 में आया था ना, 1999 तक इसने अडॉप्ट। अब बेसल नॉर्म्स की कोई विंडो नहीं होती है कि आपको इतने इतने ड्यूरेशन तक 2030 तक 2010 तक ऐसा वो करना है। जब आपको सहूलियत हो तो ऐसा कर लेना, तो आप ना बेस्ट अपने उसके अंदर कैलिबर के अंदर आ जाओगे। तो भारत को लगा हम 1999 तक सक्षम हो चुके हैं, अब हम बैंकों से ये वाला काम करवा सकते हैं। अच्छा आप कहोगे इससे पहले क्यों नहीं करवाया? भाई नहीं होगा इतना बैंकों के पास पैसा वैसा। उस टाइम पर आपको पता है हमारा कितना सारा पैसा जा रहा था। 88 और 90 की सिचुएशन याद रखो, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आने वाले हैं। अगर आप इस टाइम से देखना शुरू करो, हम ऑलरेडी कितने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। 5 ईयर प्लान्स के अंदर हमारी जो ग्रोथ थी वो जितनी एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वो बिल्कुल उससे रिवर्स जा रही थी। याद है ना सब चीज़ें आपको? तो इंडिया अडॉप्टेड बेसल वन नॉर्म्स इन द ईयर 1999। बेसल वन नॉर्म्स के अंतर्गत अब ये वाला पॉइंट जो है वो इंडिया रिलेटेड बात कर रहा है, इंडिया स्पेसिफिक। आरबीआई इशूड गाइडलाइंस टू मेंटेन कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो या कैपिटल एडिकेसी रेशियो ऑफ 9% बाय एवरी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। आरबीआई चाहता तो वो ये भी बोल सकता था मयूर के एसएलआर रख लो इतना इतना, लेकिन आरबीआई ने बोला एसएलआर तो तुम्हें रखना ही है, अब तुम एक नई चीज अडॉप्ट करोगे, और यहां ये टर्म इन्वेंट होती है हमारे देश के अंदर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। वहां पर क्या टर्म यूज करी जाती, बेसल वन में क्या टर्म यूज करी गई थी? रिस्क वेटेड एसेट्स, है ना। और अभी मैं बताता हूं आपको, 2 मिनट रुकते जरा, कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। रिस्क वेटेड एसेट इसका ही कंपोनेंट बनेगा आगे जाकर। लेकिन उससे पहले ना हम इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसका दूसरा नाम CRAR है, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या चीज़ होती है। सबसे बड़ी बात मुझे ये बताओ, रिस्क को छोड़ो, वेटेड को छोड़ो, एसेट बताओ। बैंक का एसेट क्या है? सर्कुलेटेड लोन। और वो क्यों है उसके लिए एसेट? बिकॉज वो बैंकों की इनकम बनती है। क्यों बनती है वो बैंकों की इनकम? जितना दिया होता है, हाँ, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ऐसे सर्कुलेटेड लोन जिनकी अलग अलग रिस्क प्रोफाइल हो। अलग अलग रिस्क प्रोफाइल समझ गए ना? किसी से इतने इतने टाइम में पैसा आ रहा है, किसी ने 3 महीने से नहीं दिया, 4 महीने से नहीं दिया, कहीं पर 500 करोड़ का हम लोन दे चुके हैं, एक अभी तक उस पर्सन ने किस्त भी नहीं दी। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो 8% की जो दीवार है ना, वो 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए करी जाएगी। और आपको अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, इतना प्यारा, अभी आपको देखना सब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल सुनो। बैंकों ने एक ऐसा लोन पास करा, 2 तरह के लोन। अ लोन एक लोन जिसके पास
इट हैज़ अ बैकअप, इसके पास बैकअप नहीं है। किस चीज़ का बैकअप? अब वर्ड सुन लो, कोलेट्रल का। बैंकों ने एक लोन पास कर दिया जो कोलेट्रल के बेसिस पे पास कर दिया, एक पास कर दिया जो कि पर्सनल लोन था, छोटे अमाउंट का था, लेकिन उस पर कोई भी कोलेट्रल नहीं रखा बैंक ने, किसी और बिहाफ पर लोन पास कर दिया वो। अब आप कहोगे सर बिना कोलेट्रल के लोन कैसा होता है, ये कैसे हो सकता है? क्रेडिट कार्ड में आपके 500 रुपये रह गए थे, आपकी लिमिट है 15 लाख की, आपने खर्च कर लिए पूरे, बना लिया आपने लोन उसको अपने सर के ऊपर के? नहीं, बताओ हाँ कि ना? कोई चीज़ गिरवी रखवाई आपने? गिरवी रखवाई क्या कोई चीज़ आपने? बताओ, या हो गया ना? हो गया ये चीज़, नो बैकअप वाला कोलेट्रल। मुझे इसमें से बताओ ज़्यादा रिस्क वेटेड एसेट किसका होगा? अब देखो, अब आपको ऑटोमेटिकली टर्म समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं, अरे इन दोनों में विच इज बैकअप बाय कोलेट्रल या विच इज नॉट बैकअप बाय कोलेट्रल, है ना? क्योंकि जहां पर कोलेट्रल है तो बैंकों के पास एक उम्मीद क्या है कि अगर सामने वाला भग भी गया, कुछ भी हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, बस उससे रिकवरी हो जाएगी। उतनी नहीं हो पाएगी लेकिन कुछ तो आ जाएगी। 80%, 85%, 75%, 50%, कुछ तो आएगा। ना आने से तो बेटर ही है कि नहीं है, वो बताओ। आपने वेटलैंड, ये वेटलैंड कह रहा हूँ मैं, वेटलैंड का एग्जांपल देने लगा था। आपने श्रेया मान लो कि पंजाब में आप हो, आपने 15 लाख रुपए का लोन ले लिया और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, मतलब काइंड ऑफ, मतलब वो करके उसके बाद आप वेटलैंड में जाकर आराम से बैठे हुए हो अपना तंबू लगाकर, फ़ोन स्विच ऑफ। बैंक वाले सिर्फ आपको फ़ोन ही तो कर सकते हैं ना, क्या कर लेंगे बताओ? पीछे पड़ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये रिस्की चीज़ होती है अर्पित, की नहीं होती? बताओ, रोज़ हज़ारों लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ, क्रेडिट कार्ड पे चीज़ फाइनेंस करी, उसके बाद बैंकों के फ़ोन उठाना छोड़ दिए, घर बदल। बहुत, ये पता है आसान नहीं होता। मैं जेन्युइनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, बाइक वगैरह, फ्रिज, टीवी, फाइनेंस इशू करवा करवा के शहर बदल के चले गए, आज भी बैंक वाले नहीं ढूंढ पाए, 10 साल हो गए। बैंक वाले सिर्फ फ़ोन पे खून पी सकते हैं आपका, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पर किसी चीज़ की इंकरेजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसे क्रेडिट कार्ड इशू करवा करवा के आप वो कर लो। आप लोगों को सिविल सर्वेंट बनना है, चेकिंग होएगी, आपका पोर्टफोलियो देखा जाएगा, तो आप फंस जाओगे बुरी तरीके से। आपको अपनी जो पूरा का पूरा जो इमेज है, जो भी ऐसी लीगल इमेज है, वैसे आपको बिल्कुल क्लीन रखनी पड़ती है, ठीक है? हाँ, गली मटका है ना। तो CRAR, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में अभी हम बात करते हैं। पहले मुझे बताओ, रिस्क वेटेड एसेट आपको समझ में आ गया? एक कोई भी एसेट विच इज बैक्ड अप बाय कोलेट्रल, वो लेसर रिस्क कैरी करेगा एज कम्पेयर टू अ पर्सनल लोन विच हैव नो कोलेट्रल, राइट? तो इट मीन्स एसेट्स विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, यही होता है। अब भारत में RBI ने क्या बोला था बैंकों को कि हर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कितना CRAR या CR मेंटेन करके रखना है? 9% का। यानी कि RBI थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में चलाना एज कंपेयर टू जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला क्राइटेरिया था। बेसल ने कितना बोला था? 8%, लेकिन RBI ने कितना बोल दिया? 9%। वो अलग बात है कि देखो, आप कहोगे कि हाँ सर वो तो रिस्क वेटेड एसेट की बात कर रहा है और RBI ने कुछ नई टर्म देती है यहाँ पर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लेकिन है तो ये सारा का सारा रिस्क वेटेड एसेट्स को मिनिमाइज करने के लिए ही ना। ऑप्टिमिस्टिक वे में तो चल ही रहा है ना। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करी RBI ने, वो देखते हैं, और बैंकों को क्या बोला। ध्यान से समझना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का दूसरा नाम होता है
कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो कुछ नहीं है यार, ये वही है जो आपके रिस्की एसेट्स हैं उसके सामने आपकी सिक्योरिटी की दीवार कितनी बड़ी है। बेसल नॉर्म्स ने क्या बोला, कितनी बड़ी दीवार होनी चाहिए, जितने आपके रिस्की एसेट्स हैं उसके सामने 8% की। आरबीआई ने कितनी बना दी, 9% की। बस यही वाली बात है। अब आरबीआई की या फिर इंडियन सरकार की एक आदत है ना कि जो ये तो चीज़ जो ये टर्म्स है रिस्क वेटेड एसेट या जो भी उसने बोला मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये तो बाहर की चीज़ होगी स्विट्जरलैंड की। हम अपनी टर्म लेकर आएंगे कुछ एक नई। हमारे देश में आरबीआई ने ये देखा बैंकों के पास ना दो तरह के कैपिटल होते हैं जिससे वो अपनी मदद कर सकते हैं, जैसा कि बेसल नॉर्म्स में कहा गया है, एक दीवार बनाने के लिए। तो दीवार बनाने के लिए दो प्रकार के चूने मिट्टी का इस्तेमाल करा जा सकता है, आरबीआई ने देखा, जो कि हमारे देश में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक उतने सामर्थ्य हैं कि दो प्रकार की चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं अपने घर के सामने एक अंबुजा सीमेंट की दीवार बनाने के लिए, ताकि जो घर है वो किसी तूफान के चलते ना गिर जाए। अब यहाँ पर घर क्या है, बैंक का स्ट्रक्चर, तूफान क्या है, एनपी और स्ट्रेस एसेट्स, और ये अंबुजा सीमेंट की दीवार क्या है, यही जो इनको मेंटेन करके रखना है अपना कैपिटल इन फ्रंट ऑफ रिस्क एसेट्स, रिस्की एसेट्स। अब समझ जाओ, अब आपको आराम से समझ में आ जाए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। इट इज डिफाइंड एज प्रपोर्शन ऑफ बैंक्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास कितने रिस्क वेटेड एसेट्स हैं। अब रिस्क वेटेड एसेट्स कौन से हैं, जहां पर बैंकों का एक अनुमान है, एक पॉसिबिलिटी है लॉस की। कैसे कि बोरोअर शायद से प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ना करे और कौन सी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करे, ना ही ब्याज दे, है ना। अगर ये 90 दिन से ऊपर हो जाते तो हम इसको क्या कहते हैं, एनपी। It is defined as proportion of banks total risk weighted assets that are held in the form of shareholders equity and certain other defined class of capital। अब ये शेयर होल्डर्स इक्विटी और डिफाइंड क्लास ऑफ कैपिटल को आप छोड़ो, कोई भी बैंकों का ऐसा पैसा जो किसी भी चीज के अंदर पड़ा हुआ है जो कि उनका एसेट है, चाहे उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं, इक्विटी होल्डिंग्स कर रखी हैं, लोन के अमाउंट में सर्कुलेट करने को वो दे रखा है, तो यहां पर ये देखा जाता है कि बैंकों ने ऐसा कितना पैसा लोन के तौर पर सर्कुलेट करा हुआ है, उसके सामने उनके पास कितना सामर्थ्य है कि वो कितना पैसा सामने रख सकते हैं। तो आरबीआई ने बोला आपको पूरा पैसा नहीं रखना है, आपको 9% रखना है। ठीक है, इसको और समझते हैं अच्छे से जरा। पहले आपको इसके लिए टीयर 1 टीयर 2 समझना पड़ेगा। टोटल रिस्क वेटेड एसेट तो आप जानते ही हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोन अमाउंट जो कि बैंकों को लगता है कि जो हमने सर्कुलेट कर दी हैं, अब शायद से बोरोअर जो है वो ना ही प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगा ना ही ब्याज। इसको डिवाइड करा जाता है, सामने दीवार खड़ी करनी है ना, ये तो रिस्क हो गया, दीवार खड़ी करनी है पैसों की, मिनिमम पैसा होना चाहिए। हमारे देश में आरबीआई ने एक दीवार खड़ी नहीं करी, दो तरह की दीवारें खड़ी करवाई, टीयर 1 और टीयर 2। सबसे पहले तो टीयर 1 से ही सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो फिर हम यूज करेंगे टीयर 2 को, लेकिन टीयर 2 के अंदर कोई ज्यादा दम नहीं है। अगर टीयर 1 अपने आप को नहीं बचा सका ना, तो ये दूसरी दीवार भी गिर जाएगी। टीयर 1 कैपिटल क्या है? इट इज द कोर मेजर ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम द रेगुलेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब रेगुलेटर कौन? ये बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, इनके हिसाब से टीयर 1 कैपिटल ही हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, यही वाला पैसा हमें बचा सकता है। अब एक ऐसा इवेंट मानो कि जहां पर एक बैंक को सिग्निफिकेंट तरीके से लॉस हो रहा है, तो वहां पर टीयर 1 कैपिटल
एक प्रकार से बैंकों के लिए, एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, एक प्रकार से बैंकों के लिए एक कुशन प्रोवाइड कर देता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, ताकि ये उस स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सके और अपने ऑपरेशंस को, बैंकिंग ऑपरेशंस को कंटिन्यू रख सके, वो चलते रहे। क्यों? क्योंकि बैंकों को भरोसा है कि हमारी रियल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो टीयर 1 कैपिटल के साथ जुड़ी हुई है। यही हमारा मोटा पैसा है, यही हमारा मेन पैसा है, यही हमारी सबसे बड़ी तिजोरी है। अब होता क्या भाई इस तिजोरी के अंदर? यहां पर बैंकों का मुख्य तौर पर जो मेन पैसा होता है वो होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेनली शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज रिजर्व्स, जिसको आरबीआई के सामने उन्होंने पूरा का पूरा बता रखा होता है। ये हाईएस्ट क्वालिटी का कैपिटल होता है बिकॉज इट इज फुली अवेलेबल टू कवर लॉसेस। ये अगर नहीं कर पाया ना तो टीयर 2 भी नहीं कर पाएगा। येस बैंक के केस में टीयर 1 यूज हुआ, लेकिन टीयर 2 यूज हुआ भी, तब भी येस बैंक नहीं बच पाया। अब टीयर 2 क्या होता है फिर? टीयर 2 कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग रिजर्व्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट डेट्स, यानी कि छोटा मोटा पैसा हमने उनको दे रखा था, चलो उनसे हम वापस बोलते हैं कि सर ये आपका पैसा वापस नहीं आया, जो आपके 15,000 थे, 20,000 थे, 1 लाख का लोन था आपका, ऐसा था वैसा था। इस केस के अंदर बैंक वाले जान खाने लगते हैं आपकी दिन में 25-25, 30-30 फोन कर करके, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा होता है। तो जो छोटे छोटे अधिकारी होते हैं ना, जो बैंक इनको हायर कर लेते हैं कि तुम सिर्फ भाई हम तुम्हें 2,000-3,000 देंगे हफ्ते के, तुम कॉल करते रहो बस सामने वाले पार्टी को, उनको डराओ, उनको बोलो कि आपका सिविल खराब हो रही है, आपका लोन पास नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, आप क्यों नहीं दे रहे हो लोन, वो करके उनका सर खाते रहो। अब लेकिन टीयर 2 के साथ एक दिक्कत है। देखो, जब टीयर 1 कैपिटल तो आरबीआई के सामने पूरा का पूरा डिस्क्लोज रिजर्व है, ठीक है। टीयर 2 के साथ दिक्कत क्या है? टीयर 2 इज कंसिडर्ड एज, लिख लेना ये वाली चीज, इट इज कंसिडर्ड एज, ये क्यों नहीं बचा पाता बैंकों को डूबने से? अगर टीयर 1 नहीं बचा पाया तो टीयर 2 के अंदर कुछ ऐसी दम क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज लेस रिलायबल देन टीयर 1 कैपिटल। क्यों? बिकॉज इट इज more difficult to accurately calculate and as compared to tier 1 it is more difficult to लिक्विडेट। और वो इसलिए बिकॉज दीज आर अनडिस्क्लोज रिजर्व्स ऑफ बैंक्स। अब आप कहोगे ये क्या होते हैं? ये कोई नहीं बता सकता ये क्या होते हैं। मतलब बैंक अलग अलग सोर्सेज और कहां से पैसा लेकर आ रहे हैं, हो सकता है उनके प्रमोटर्स ही ला रहे हो। अब उनको पहले थोड़ी ना पता था कि हमें यहाँ से पैसे की जुगाड़ करनी पड़ेगी, या ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। छोटे छोटे उन्होंने कोई पहले के लोन्स दे रखे हों, या कोई कोई पर्सनस है जिन्होंने अपना जो सोना चांदी है वो गिरवी रख रखा हो बैंक के पास, और अब बड़ा टाइम हो गया उनको समझाते समझाते। तो बैंकों का जैसे फ़ोन नहीं आता मुथूट फाइनेंस वगैरह के कि आपने इतनी इतनी किस्तें नहीं बढ़ी थी, अब तो आपका सोना हमने गला दिया है। अब उन्होंने सच में नहीं गला दिया होता है, पिघला दिया होता है, मतलब अब वो आपका नहीं रहा, वो हमारा हो गया। मतलब बैंक सब कैसी जुगाड़ करेंगे पैसों की कोई नहीं बता सकता अब यहाँ पर। तो टीयर 1 अगर नहीं बता पाया ना जो डिस्क्लोज रिजर्व थे, तो अनडिस्क्लोज रिजर्व टीयर 2 तो वैसे भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि कुबेर का खजाना छुपा हुआ है कि टीयर 1 से ज़्यादा पैसा निकल कर आ जाएगा एकदम से बचाने के लिए। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कभी भी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है
जो डेट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है टीयर 2 कैपिटल की, इट इज लेस देन टीयर 1 कैपिटल, क्योंकि टीयर 1 तो बैंकों की मेन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ना, यही तो कोर कैपिटल है बैंक का, और ये डिस्क्लोज रिजर्व्स हैं, हाईएस्ट क्वालिटी का कैपिटल छुपा हुआ है यहाँ पर, दैट इज फुली अवेलेबल टू कवर लॉसेस। फिर भी टीयर 1 ये लगता है कि और कुछ जुगाड़ अगर हो जाए तो क्या पता बच जाए, मतलब इससे वो। अब ऐसा मत समझ जाना कि अगर मैं जो बचने की बात कर रहा हूँ कि इससे बैंक बिल्कुल डूबने वाला है, वो बचाने के लिए उसको कुछ भी करने वाले हैं। रिस्क वेटेड एसेट के सामने वो पैसा खड़ा करना है, उस दीवार की बात कर रहा हूं मैं, उस दीवार खड़ी करने के लिए वो पैसा कितना चाहिए, यानी कि जितने आपके टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उसके सामने 9% की दीवार चाहिए, तो वो 9% का पैसा टीयर 1 और टीयर 2 को मिलाकर आता है। अब मैं 9% क्यों बोल रहा हूं, अगर इसमें डाउट है तो बेसिल नॉर्म्स ने तो 8% बोला था, आरबीआई ने बोला कि कोई बात नहीं हम 1% ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे देश में एनपीए की समस्या ज्यादा है। समझ गए, अच्छे से समझ में आया। अब बताओ सीआर या सीआरआर, शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब बेसिकली जो बैंक के, मतलब जो बैंक वालों ने जो अपना पैसा या जो इन्वेस्ट कर रखा होता है शेयर मार्केट के अंदर, उसको कहा जा रहा है। बैंक वालों ने नहीं, बैंक के जो शेयर्स हैं उनको किसी ने खरीद रखा हो, उनके जो शेयर होल्डर्स हो। बिल्कुल खरीदते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं खरीदते हैं। पीएनबी ने क्या एसबीआई के शेयर नहीं खरीद रखे होंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ये वही है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा श्रेया, सर ये शेयर कैपिटल को रिस्की क्यों बोल रहे हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स है ना, आ रहा होगा ना सीआरआर की डेफिनेशन के अंदर। ये चीज बहुत तंग कर रही होगी आपको कि इट इज डिफाइंड एज प्रपोर्शन ऑफ बैंक्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। सर ये तो समझ में आ गया, बट डेट आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब शेयर होल्डिंग के अंदर भी अगर पैसा हो तो भी क्या वो रिस्क वेटेड एसेट हो सकता है? ये दिमाग में आ रहा होगा ना, दिमागी नस दुख रही होगी उसको पढ़ के। वो इस वजह से क्योंकि आप एक चीज समझने की कोशिश करो, बैंक की हालत जब खस्ता है तो उसकी शेयर की वैल्यू भी तो नीचे आ रही है ना, लोगों को भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है बेसल नॉर्म में डालने से पहले या ये वाली रेगुलेशन लाने से पहले आरबीआई ने ऐसे बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की चपेट में नहीं ले लिया होगा? अब याद करो प्रीवियस लेक्चर, तो वो गिर रहे हैं। अब वो गिर रहे हैं तो यार जितनी वैल्यू पे वो शेयर होने चाहिए, अब शेयर होल्डर अपना पैसा निकालते जा रहे हैं, तो वो एक रिस्की चीज नहीं बन रही है बैंकों के लिए, वो तो और नुकसान की चीज बन रही है। क्यों भाई? शेयर होल्डर अगर पैसा निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है अंबानी अदानी अमीर हैं? अगर मैं जनरल आपसे पूछूं तो आपका आंसर होगा लेमैन लैंग्वेज के अंदर कि हाँ जी सर अमीर हैं। मैं बोल रहा हूं नहीं है, बिल्कुल नहीं अमीर। इनकी पूरी जिंदगी शेयर होल्डर के पैसे पे चलती है। जिस दिन सारे शेयर होल्डर अपना पैसा खींच लेना अगर इनकी कंपनी से, ये रोड पे आ जाएंगे। छोले कुलचे वाला इनसे ज्यादा अमीर होगा। अनिल अंबानी की कैलकुलेशन ये भी, वो जेल जाने वाला था, वो तो मम्मी ने कहकर उनकी मुकेश अंबानी को बोला कि कोई बात नहीं, ईगो छोड़ो, बचा लो, छोटा भाई है तुम्हारा, हमारे खानदान का नाम और तुम्हारे पापा का नाम खराब होगा इससे अगर वो जेल चला गया तो। उसके एसेट ऐसे हैं अभी उसके पास कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस किया तो ये कैलकुलेशन करेगी कि अगर वो अपने सब कुछ चीजें भी बेच देगा तब भी कुछ 1,500-2,500 करोड़ रुपए उसको देने को रह जाएंगे। जब सब कुछ भी बेच देगा वो अपना सब कुछ, उसके बाद रह जाएंगे 1,500-2,000 करोड़ रुपए देने को। समझ गए? अब अनिल अंबानी कल को कोई चीज लॉन्च करे तो आपको क्या लगता है कि मतलब मयूर हम ट्रेडिंग करेंगे उसके, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? हाँ भाई मैं तो बहुत करूँगा। एक तो वो है जो बैंकों ने जो शेयर हमने लॉन्च कर रखे हैं, वो वाला पैसा, वो भी तो एसेट होता है ना बैंकों के लिए कि कल को जैसे आप शेयर खरीद रहे हो तो वो पैसा किसके पास जा रहा है? बैंक के पास ही तो जा रहा है। मैंने अपने एक शेयर लॉन्च करे, डीडी शेयर, ठीक है, आपने खरीद लिया उनको,
मैंने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, मैं इतना बड़ा एजुकेशन स्टार्टअप बना दूंगा, हब बना दूंगा, यूपीएससी की फील्ड में रेवोल्यूशन ले आऊंगा, फिजिक्स वाला को पीछे छोड़ देंगे हम लोग, अकेडमी को पीछे छोड़ देंगे, ओनली आईएएस को पीछे छोड़ देंगे, ऐसा मैंने सब कुछ मतलब वो आपको सपने दिखाया, आपने भर भर के पैसा डाला, ठीक है। मैंने आईपीओ लॉन्च करा, ये करा, आप जैसे लोगों को मिलाया, मैंने सारे लोगों को जिनको मैं लाइफ में जानता हूँ मैंने ट्रस्ट बिल्ड करा। वो पैसा अल्टीमेटली जो आप शेयर खरीद रहे हो आ तो मेरे पास ही रहा है ना। अब मैं उनसे सच में एजुकेशन स्टार्टअप चलाना चाह रहा हूं या अपनी बीवी को लेकर हनीमून पे घूम रहा हूं मैं, वो तो मेरी मर्जी ना। लेकिन जो बैंकों के पास जो पैसा आने वाला होता है, मतलब जो आता है ये शेयर होल्डर वाला, अब जब शेयर होल्डर ही पैसा खींचने लग जाएंगे तो ये रिस्क वेटेड एसेट नहीं हो गया। कैसे हो गया? एक तो पैसा जो लोन पे जा रखा है, पीछे कोई बैकअप नहीं है ना, आप कोई वो बोलवर्क बनाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा बचा कहाँ है अब ये। तभी इसलिए बोला जाता है कि टीयर 1 कैपिटल के अंदर ये देखो शेयर कैपिटल भी आता है, जो शेयर्स होते हैं उनके, उसका पैसा, कि ये हमें बचा सकता है। क्योंकि बैंकों के पास जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है, जो शेयर्स होते हैं उनके, उनकी जो कीमत होती है, वो बैंकों का एक टोटल रिस्क वेटेड एसेट का प्रोफाइल बनता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ कि उन्होंने वो शेयर्स रिलीज कर रखे हैं। अब उनको कोई खरीदने वाला होगा तब तो चलो बढ़िया है, रिस्क वेटेड एसेट कम होने लग जाएगा उससे, ताकि एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो उसको हम यूज कर लेंगे रिकवरी वगैरह करने के लिए, कुछ ना कुछ एक दीवार खड़ी करने के लिए 9% की वो जो करनी है रिस्क वेटेड एसेट के सामने। लेकिन अगर शेयर होल्डर अपना पैसा खींचने लग गए तो ये रिस्क वेटेड एसेट बढ़ता चला जाएगा। तो अब मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये रिस्क वेटेड एसेट अगर बढ़ता चले जाए तो अच्छी बात होती है कि गिरता चले जाए तो अच्छी बात होती है? गिरे तो अच्छी बात होती है ना। और CRAR बढ़ना चाहिए कि गिरना चाहिए? बताओ। आरबीआई ने क्या बोला कि 9% है जैसे, तो ये तो बैंकों की हालत को देखते हुए 9% है ना, है ना। ऐसी चीज तो पहली बात है होनी ही नहीं चाहिए, है ना। ये रिस्क क्यों हो बैंकों के पास? जहां डिनोमिनेटर में ही रिस्क वेटेड एसेट है। देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ये कैसा बैठेगा? CAR/CRAR कुछ भी बोलो इज इक्वल टू टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। यही बैठेगा ना ऐसे फॉर्मूला। बिल्कुल उन्होंने ऐसे सेलेक्ट करके लिख दिया, मैंने प्रॉपर तरीके से लिख दिया। जहां डिनोमिनेटर में ही रिस्की एसेट्स की बात हो रही है तो उसको कम नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर एक मेन डिटरमाइनिंग एलिमेंट होता है ना, किसी चीज के डिनोमिनेटर में मैं 0 डाल दूं तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलेगा बताओ? दोस्तों सीसेट का पेपर भी है ना, वो भी क्लियर करना होता है, बिना उसके मीन्स नहीं लिख पाओगे। पहले बताओ ये चीज समझ में आई? रिस्क वेटेड एसेट में मैं वो ले रहा हूँ, एक तो लोन अमाउंट जो कि बैंकों को रिस्की लग रहा है, प्लस शेयर होल्डर जो अपना पैसा वापस खींचते चल रहे हैं। दूसरी चीज मैंने अभी ऐड करवा दी। और भी रिस्क वेटेड एसेट हो सकते हैं मेजरली, लेकिन जो फोकस था बैंक जो बेसल का या इस चीज का 90% से ज्यादा जो होता है वो होता है सर्कुलेटेड लोन्स। और ये कोई रिस्की बने नहीं है। मैं अगेन बार मैंने आपको 7-8 बार आप लोगों को ये चीज बोली, वो रिस्की बने नहीं है। मैंने क्यों लिखा भाई यार, वो एक पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो सकता है। तभी तो ये सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रहा था, बेसल नॉर्म्स, क्रेडिट रिस्क, और तभी तो लिखा हुआ है फोकस ओनली एक ही चीज पे इसने फोकस करा। तो देखा गया जब हमारे देश में आया तो हमने देखा, आरबीआई ने बोला अलग अलग बैंकों को, हाँ भाई तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वाले कौन कौन से सर्कुलेटेड लोन रिस्की हैं? उन्होंने बोला सर ये है। उन्होंने बोला इसका एक प्रोफाइल बनाओ। फिर उसने आरबीआई ने IDBI, यूको बैंक, SBI वगैरह जो भी हैं सारे बैंकों को 1+2+3+4 ऐसा करके टोटल रिस्क वेटेड एसेट की एक प्रोफाइल बनाई। फिर आरबीआई ने बोला यार हमारे देश में रिस्क वेटेड एसेट की प्रोफाइल ज़्यादा है, तो हम ना
बेसल से एक कदम ज़्यादा चल लेंगे, 8% की जगह 9% का CRAR मेंटेन करवाएंगे हम लोग अपने देश में बैंकों से, ताकि रिस्क को ज़्यादा मिटिगेट करा जा सके। ज़्यादा बड़ी दीवार खड़ी कर दो ना उसके सामने। टीयर 1 टीयर 2 की कैपिटल क्या है, मतलब सॉरी ये क्या है, ये दीवार है पैसों की, कि जितना बड़ा रिस्क है उतनी बड़ी दीवार है। बस बैंक यहाँ पर एक चीज़ में बंद जाते हैं बेचारे, क्या, जब ये टीयर 1 टीयर 2 की रिक्वायरमेंट अगर बड़ी हो रही है तो इससे क्या बन जाएंगे बैंक, उनके पास लेस फंड अवेलेबल होगा, क्या कवर करने के लिए, न्यू लोन इशू करने के लिए, है ना। और तब तक उनको मूर्खों की तरह किसके लिए वेट करना पड़ेगा, ये भगवान, वाहिगुरु, हे देवी देवता, ये अल्लाह प्लीज़ हमारा लोन वापस आ जाए, है ना, ये बोरोवर जो है वो डिफॉल्टर ना बने, हाथ जोड़ लिया, आखिरी बार इसको पैसा दिया, जिंदगी में कभी नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है। जैसे मयूर जब हम शुरू में विड्रॉ करते थे ट्रेडिंग ऐप से अपना पैसा, हमें ये भी नहीं पता था कि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे गैप होता है। मैं आपको बेसल 2 और करवा देता हूँ इस लेक्चर के अंदर। बेसल 3 हम नेक्स्ट लेक्चर बनाकर करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर, क्योंकि नितिन सिंघानी के अंदर प्रॉपर नहीं दे रखा। और इसने जो ये रेशियो है ना, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसके अलावा एक रेशियो और होता है, उसको यहाँ पर इसने मेंशन नहीं करा, और यहाँ पर जाकर इसने बेसल 3 या फिर बेसल नॉर्म्स का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो सीखना चाहिए वो रेशियो क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन पहले बेसल 2 की बात करते हैं। बेसल 2 को भी ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने इंट्रोड्यूस करा था 2004 में। मतलब वक्त बीता, ज़माना आगे बीता, इकोनॉमिक सिचुएशन अलग, जो इसके मेंबर्स थे, जो 45 सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने बताई, और उसके हिसाब से 1988 के बाद अगले सेट ऑफ रिफॉर्म्स, नॉर्म्स आते हैं, सॉरी नॉट रिफॉर्म्स, 2004 में। बेसल 2 को ऐसा माना गया था, ये एक एडवांस वर्जन है बेसल 1 का, एक रिफाइंड और एक रिफॉर्म्ड वे में। अब यहाँ पर 3 पिलर्ड अप्रोच की बात करी गई। इसको बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, BCBS ने 3 पिलर बोला। इनके डॉक्यूमेंट में इसको बोला जाता था 3 पैरामीटर्स, कुछ भी बोल लो आपकी मर्जी, मैं बस आपको पूरी बात बता रहा हूं। नंबर 1, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहां पर मुझे एक डाउट है, वो डाउट ये है कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है अभी तक जो मैं पढ़ती हुआ आया हूँ और जो मैंने पढ़ा था, आप वैसे दोनों चीज़ें लिख लेना। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो तो उन्होंने बोला ही नहीं, वो तो एक टर्म इसकी जगह ये यूज़ करते थे पहले पिलर की जगह, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। लेकिन बात वही है ना, ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे हम पढ़ रहे थे, ये भी तो एक वही होता है ना कि रिस्क के सामने उतनी बड़ी दीवार क्रिएट करना, तो ये अल्टीमेटली हुआ तो यही ना श्रेया, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैं तो बस आपको ओरिजिनल चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब जो ओरिजिनल बेसल 2 में जो थी, इसने बहुत गड़बड़ी कर रखी है इसने यहाँ पर, नितिन सिंघानिया बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंसेप्ट गलत समझा रखी है, नंबर्स गलत दे रखे हैं, ये सिस्टम जो है ये गलत समझा रखा है, मीनिंग ही बदल रखा है, लेकिन इसने बहुत सारी बातें फ्लो में नहीं बता रखी हैं। अब बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के बारे में से कुछ भी नहीं बोल रखा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। देखो, डायरेक्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ना इसका ये बताया कि इसको ब्यूरो भी बोला जाता है। और भाई जो कमेटी जो रिफॉर्म लेकर आ रही है, कम से कम एक लाइन ही तो लिख देता कि इसने तो सिर्फ प्रपोज करे थे, लाए थे वो BCBS है। डोंट वरी, ऐसी गलतियों को निकालने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, तभी हमारी जो डिस्कशन है काफ़ी शार्प वे में चलती है, उसका लॉस मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा मत सोचना कि वो वाली मेहनत एक और एज में जाकर आपको करनी है, मैं तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल कर लाऊंगी और फिर मैं ग्रुप में डालूंगा। वो मैंने मेहनत ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो आप ये बेवकूफ़ी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जितने सोर्सेज से मैं प्रिपेयर करता हूँ वो आप नहीं कर पाओगे अभी। और वो अगर इस साल मैं कर रहा होता फ्रेशली, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड वो नहीं कर पाता मैं, वो मेरी बहुत पुराने सालों की मतलब वो है एक होमवर्क है वो मेरा, ठीक है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, या जिसको एडिक्वेसी कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो बोला गया, वो बोला गया 8% ऑफ रिस्क एसेट। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बेसल 1 में जो विंडो थी या जो पैरामीटर था 8% का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का, वही 8% यहाँ पर भी बरकरार रखा गया।
बेसल 1 के अंदर उसने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो यूज़ करा था ना वर्ड, बेसल 2 के अंदर उसने जाकर इसको बदल दिया था कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। बस वो यही सेम चीज़ मेंटेन कर रहे हैं नितिन सिंघानिया, कि इसको भी बोल रहा है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट और यहाँ पर भी बोल रहा है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, कोई भी ना आपके मार्क्स कटेंगे ना कुछ ऐसा होगा, ना आपको और करके लिखने के लिए आपको सेपरेट टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 8% पर रिस्क एसेट, और 3 तरह के रिस्क को ताकि मिटिगेट करा जा सके, ऑपरेशनल रिस्क ऑफ बैंक्स, मार्केट रिस्क ऑफ बैंक्स एंड कैपिटल रिस्क ऑफ बैंक्स। ऑपरेट करते करते उनको कोई रिस्क नहीं आना चाहिए, जो डे टू डे फंक्शनिंग है, कैसे वो लोन सर्कुलेट कर रहे हैं, पहले पूरा प्रोफाइल चेक कर लें पर्सन को लोन देने से पहले। मार्केट रिस्क, कि कल को अगर वो स्ट्रेस एसेट बन गया या अगर एनपी अगर बनने लगा है, कुछ भी अगर ऐसा होने लगा, वो वापस नहीं आ रहा है, तो अब क्या ऐसा तो नहीं है कि जो कोलेट्रल है उसको कोई खरीदने को तैयार ना हो, मार्केट सेंटिमेंट्स ऐसे हो ही ना कि उसको कोई खरीदे। एंड कैपिटल रिस्क मतलब पूरा का पूरा पैसा अपना लोन को सर्कुलेट करने में मत लगाया करो, उसको थोड़ा सा बचा कर भी रखो। उसके बाद सुपरवाइजरी रिव्यू, इट फोकस्ड ऑन बैंक्स इंटरनल प्रोसेसेस एंड इंटरनल सिस्टम। लोग जो हों बैंक में काम करने वाले, या पूरा का पूरा बैंक का जो अंदरूनी सिस्टम चल रहा हो, उसके अंदर हरामखोरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई तो पक्का ऐसा देखा गया, बेसल कमेटी के द्वारा ये बताया गया अलग अलग सेंट्रल बैंक के गवर्नर को, कि आपके देश में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं उनमें पक्का कोई ना कोई हरामखोरी करके तो ऐसे किसी पर्सन को लोन दे देता है, जबकि उनको पता होता है कि इससे अमाउंट वापस नहीं आएगा। तो आप ना सुपरवाइजरी रिव्यू को थोड़ा सा अपने स्ट्रेंथन करो, ऐसे बैंकों के ऊपर शिकंजा अपना टाइट करो, उनके ऊपर पेनल्टी लगाओ, उनको ये बोलो हम तुम्हें डिलिस्ट कर देंगे, हम तुम्हारा लाइसेंस छीन लेंगे, डराओ उनको कि तुमने किस बेसिस पर उसको लोन दिया था, बताओ क्या देखा था तुमने। और कल को अगर ये बेटा स्ट्रेस एसेट बना ना, तो रोज तुम्हें आकर यहाँ पर हाजिरी देनी पड़ेगी और रोज एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या देखकर आपने लोन दिया था, आपको क्यों लग रहा था ऐसा कि इससे वापस आएगा या एक किस्ते टाइम पर बढ़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों वापस आएंगे। तो बैंक थोड़ा सा डरेंगे। फिर मार्केट डिसिप्लिन, अंडर इट banks were needed to develop and use better risk management techniques in monitoring and managing all the 3 types of risk। कौन से रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और कैपिटल रिस्क। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। मार्केट डिसिप्लिन एक्चुअली किस बारे में था वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट डिसिप्लिन था increased disclosure requirements of banks of scheduled commercial banks। इस पॉइंट में इसने कुछ अलग ही मीनिंग लिख दिया नितिन सिंघानिया ने, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला गया था, बल्कि ये बोला गया था कि बैंकों को अपनी 2-4 चीजें डिस्क्लोज करनी है आरबीआई के सामने अच्छा बच्चा बनकर। क्या? और मतलब ये बेसल नॉर्म्स है ना, वैसे तो हम अपने देश के हिसाब से तो बात कर नहीं रहे हैं अभी, तो ये बेसल 2 नॉर्म्स हैं। तो मतलब हर एक देश के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को उन देश के सेंट्रल बैंक के सामने कुछ चीज़ें रिवील करनी है। हम अपने देश का एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं कि हमारे देश के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को आरबीआई के सामने क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है प्रॉपर तरीके से, अच्छा बच्चा बनकर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिस्क एक्सपोजर, रिस्क वेटेड एसेट्स एक्सेट्रा। ये था मार्केट डिसिप्लिन, ताकि ये चीज़ें रिवील हो, पता हो, और आरबीआई को बहुत अच्छे से ये पता हो कि उसको फिर स्टेप्स क्या ले। तो बैंक्स में नीडेड टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। ये तो वो बाद में करेंगे, इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल द 3 टाइप ऑफ रिस्क। पहले सबसे पहले ये रिस्क के बारे में शेयर तो कर दो अपने बड़े डैडी से कि हमारा सर जी सीआर इतना है, रिस्क एक्सपोजर इतना है, और ये जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो इतने हैं। बेसल 2 नॉर्म्स को भारत में जब इम्प्लीमेंट करा गया आरबीआई के द्वारा, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करा गया। आरबीआई फॉलोड अ ग्रेजुअल अप्रोच।
एज पर आरबीआई सारे के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को ये बोला गया दे वर बाउंड टू कंप्लाई विद द बेसल 2 नॉर्म्स। आप बेसल 3 नॉर्म्स में पढ़ोगे ये इतने इफेक्टिव साबित एक वजह से नहीं हुए, बस किस वजह से बताओ जरा, कोई मुझे बता सकता है? मतलब बेसल 2 नॉर्म्स में आने के बाद बावजूद भी इंप्रूवमेंट उतनी ही थी जितनी बेसल 1 नॉर्म्स के आने के बाद थी। बताओ क्यों, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, शाबाश भाई। तुम कितने साल के बाद, 1988 के बाद तुम 2004 में लेकर आ रहे हो उनको यार, है ना। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी वो 8% की थी। इफेक्टिव हुए थे लेकिन इतने नहीं हुए। लेकिन बेसल 3 नॉर्म्स में आप देखोगे बेसल 3 नॉर्म्स एक्चुअली पता आते ही नहीं, या आते भी तो तब भी वो 8% रखा जाता है। 8% ना काफ़ी माना जाता है। अभी 8% तो थे, लेकिन बात ये कि अगर मैं आपको वैसी बात बताऊं ग्राउंड लेवल की प्रैक्टिकल अप्रोच की, यार इससे ज़्यादा बैंक के पास क्षमता नहीं होती कि यार वो अपने कैपिटल को सर्कुलेट ना करके सिर्फ इसी के लिए रखे जा रहे हैं, सेफ साइड के लिए। आप पैसे को रोटेट नहीं कर रहे हो, जोड़े जा रहे हो। अरे आप कब तक जोड़ लोगे पैसा? आपको रोटेट भी तो करना पड़ेगा ना उस पैसे को। आप घर जोड़ने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, घर आप बनवा नहीं थे, आप जोड़ते ही चले जा रहे हो, तो आपका घर कभी बनेगा? वो कभी किराए पर चढ़ेगा, कब उसके अंदर कमरे बनेंगे, कब वो पीजी बनेगा, कब वो जिम बनेगा, कब वो स्विमिंग पूल बनेगा। आप कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे? हाँ बेसल 3 आते ही नहीं, मैं आपको ये बता रहा था। बेसल 3 आए सिर्फ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। अब इसने देखो ये लिखा हुआ है, अब आप पेपर के अंदर लिख कर आओगे सोचोगे कि 2013 के अंदर आए। नहीं भाई, ये 2010 के अंदर आए थे बेसल 3, आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इट बिकेम ऑपरेशनल आफ्टर 2013। बैकग्राउंड तो बताया ही नहीं इसने कि बेसल 3 आए क्यों, लेकिन डोंट वरी, उसको हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।